पूरा वीडियो देख लीजिए। जब अच्छा लगेगा ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। मत बाबू, हम राती में खाना खा रहे हैं कि पानी लसवा इंतजार में है। जुठावा गुरुजी। जूठा नहीं थे बाबू, टेंशन मत ली। हम भी बिहार के रहने वाला हैं, होली खेल खेलते हैं। आइए आप लोग को भी होली खिलाते हैं। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। एक गिलास में पानी जो लिए, एक गिलास में पानी जो लिए, और एकरो में डाल दिए नीला, एकरो में डाल दिए नीला, और फिर ऊपर से पीला। होली खेलते हैं रघुबीरा, अवध में होली खेलते हैं रघुबीरा। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सैनिक विद्यालय के लिए जीके जीएस का प्रश्न करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ब्लैक स्वाइल इज नो एज, है ना। ब्लैक स्वाइल को किस नाम से जाना जाता है? ये ब्लैक स्वाइल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं ना। देखिए, आपके पास ऑप्शन है रेड सॉइल, रेगुर सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल। तो ये चारों में आपका कौन आंसर जाएगा? आंसर दीजिए फटाफट। चलिए बच्चों देखो, ब्लैक सॉइल इज नो एज द रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल के नाम जानते हैं। और ब्लैक सॉइल में कौन कौन सा क्रॉप्स है वो इम्पोर्टेंट को नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपका कॉटन का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? कॉटन का। कॉटन का होगा और एक सुगर केन होगा। सुगर केन नोट करना। कॉटन मतलब जूट हो गया, और कपास, जूट या कपास कहिएगा, है ना। और सुगर केन का मतलब हो गया ईंधन, ये क्या बोलते हैं, ईख, गन्ना। और इसका जो विस्तार है, ब्लैक सॉइल का जो विस्तार है, मुख्य रूप से भारत के इन प्रदेशों में। देखिए, इन प्रदेशों में मतलब आपका कुछ गुजरात का क्षेत्र हो गया, और महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, और कुछ इधर से एमपी का, मध्य प्रदेश का क्षेत्र होगा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, 3 राज्यों में मुख्य रूप से ब्लैक सॉइल मिलती है। और सबसे अधिक मात्रा में ब्लैक सॉइल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? महाराष्ट्र में। ब्लैक सॉइल किस लिए प्रसिद्ध है? कॉटन के लिए और शुगर केन के लिए। बात स्पष्ट हो गया ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भाखरा नांगल रिवर प्रोजेक्ट, भाखरा नांगल रिवर प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द रिवर। मतलब भाखरा नांगल जो रिवर प्रोजेक्ट है, किस नदी पर, किस रिवर पर बिल्ड किया गया, बनाया गया है? सतलज पर होगा, महानदी पर होगा, गोदावरी पर होगा, या कावेरी पर होगा? बंधु, जानना होगा आप लोग को कि भाखरा नांगल रिवर प्रोजेक्ट जो है सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर है। और कहां पर है? वो जगह का नाम क्या है? भाखरा गांव हो गया। भाखरा, भाखरा विलेज है, वहीं पर है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसका डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट कहाँ हो गया? बिलासपुर, बिलासपुर जिला में। और स्टेट हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हो गया। नोट कर लेना बच्चों। भाखरा नांग जो रिवर प्रोजेक्ट है वो भाखरा विलेज में है, भाखरा गांव में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हो गया, स्टेट हो गया हिमाचल प्रदेश, और रिवर हो गया सतलज, सतलज नदी पर बसा हुआ है। इस प्रोजेक्ट को बनाया गया था 1948 में। आजाद भारत का पहला प्रोजेक्ट है। आजाद भारत का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। कह सकते हैं कि फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया आपका भाखरा रिवर प्रोजेक्ट, जिसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1948 में, और एक बनकर कंप्लीट हुआ जाकर करके 60 कितना में 63 में, 63 में जो है से यह काम यहाँ चालू हो गया था। चलिए अब देखते हैं। और अगर बात करें हम लोग इसकी बेनिफिट का, तो मल्टीपर्पज बेनिफिट क्या इसमें है कि बिजली उत्पादन होती है, नहरों का इसमें नहरों का निकास भी यहाँ से हुआ है, और ऊंचाई भी अच्छा खासा है।
अगर ऊंचाई की बात करें तो 226 मीटर ऊंचाई पर ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हु इज नो एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। हु इज नो एज आयरन मैन, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन लौह पुरुष हिंदी में बोलेंगे इसको। आयरन मैन इसलिए कहा गया था कि जो व्यक्ति को आयरन मैन कहा गया वह व्यक्ति पूरे भारत, खंडित भारत को अखंड भारत को बदल दिया था। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में लगभग 600 से ऊपर रियासतें थी, राजा महाराजा राज करते थे, और उन सबको मिला करके एक सरकार, ब्रिटेन सरकार या इंग्लैंड सरकार होती थी। समझ गए? जब भारत आजाद हुआ तो ये सभी रियासतों को, सभी राजा महाराजाओं को मिलाने का काम जिस व्यक्ति ने किया वो कोई आसान काम नहीं था। वो कोई आसान व्यक्ति नहीं होंगे, कोई आम व्यक्ति नहीं होंगे। इसीलिए उस व्यक्ति को नाम दिया गया आयरन मैन, लोहा, लौह पुरुष। तो लौह पुरुष कहा गया, वो व्यक्ति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आंसर क्या मारिएगा? सी मारिएगा। और चाचा नेहरू जी का भी, जवाहरलाल नेहरू जी का भी अपना नाम है, निक नेम का भी है, फेमस नेम है चाचा नेहरू या शांति पुरुष, पीसमैन। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशंस, महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशंस। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया। चलिए अब नोट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन आपके पास है महानदी, इंडस, सरस्वती, गोदावरी। क्लियर हो गया? देखिए इंडस तो खैर हमारे इंडिया का पार्ट अब है ही नहीं, ये इसका मुख्य विस्तार जो बात है पाकिस्तान में चला गया है। पंजाब का कुछ पार्ट इसके में है इंडस में, लेकिन इसका अधिकांश भाग इंडस का जो है आपको चला गया पाकिस्तान में। तो बी तो बिल्कुल ऑप्शन कट जाएगा। सरस्वती और महानदी, ये सब नदी जो है लगभग उत्तर भारत में नदी है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी होगी। आंसर क्या होगा? डी होगा, गोदावरी। गोदावरी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है, यानी 1464 किलोमीटर लंबाई हो गया गोदावरी का, नोट कर लेना है। और यह जो है नासिक की पहाड़ियों से निकली है और उस जगह का नाम है त्रिम्बलेश्वर, त्रिम्बलेश्वर, त्रिम्बलेश्वर नासिक। नासिक शहर नासिक जिला में पड़ता है और आपका राज्य जो हो गया से पता ही नासिक है। और जानते हैं यह नदी जो है गोदावरी जो है नासिक से निकल करके और जाकर मिल गया कहाँ? बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। बे मीन्स क्या? बे ऑफ बंगाल मतलब क्या? बंगाल की खाड़ी में। तो अगर बात करें दक्षिण भारत की यानी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया, तो आंसर मारेंगे गोदावरी। द लेंथ ऑफ गोदावरी 1465 किलोमीटर। अगर इसका ओरिजिन पॉइंट देखा जाए तो त्रिम्बलेश्वर नासिक, त्रिम्बलेश्वर एक जगह हो गया जो नासिक डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हो गया। और इसकी अगर माउथ की बात करें कि भाई गोदावरी अपना मुंह से पानी कहाँ छोड़ती है, तो बे ऑफ बंगाल में छोड़ती है, यानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। Which planet is known as morning star? Morning star as well evening star. मॉर्निंग स्टार जिसको हम जानते हैं उसी को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। जिसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं उसी को इवनिंग स्टार कहा जाता है। यही लिखा हुआ है कि मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों स्टार के नाम से जाता है? मार्स होगा, वेनस होगा, मरकरी होगा, अर्थ होगा। तो इसका सही आंसर होगा वेनस। वेनस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह कहते हैं। मार्स को मंगल ग्रह जिसको नाम है रेड प्लैनेट,
मार्स को हम लोग कहते हैं रेड प्लैनेट, और वेनस को कहते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्यूटीफुल प्लैनेट, ब्यूटीफुल प्लैनेट, एंड द बोल सकते हो द सिस्टर ऑफ द अर्थ। तो इसका कई एक नाम हो गया। वेनस का जो भी नाम है उसको एक बार रिकॉल करते हैं, नोट करा देते हैं। पहला नाम याद रखिएगा बेटा इसका मॉर्निंग स्टार, दूसरा रखिएगा आप इसका नाम इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। तीसरा नाम की बात करें तो नाम रख सकते हैं सिस्टर ऑफ द अर्थ, सिस्टर ऑफ द अर्थ। और चौथे अगर फोर्थ नाम की बात करें इसका तो नाम रख सकते हैं ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटीफुल प्लैनेट, ब्यूटीफुल प्लैनेट, ब्यूटीफुल प्लैनेट। क्लियर हो गया? चार नाम इसका दर्शा सकते हैं। मरकरी जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट, याद रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन हो गया? मरकरी हो गया। अर्थ को हम लोग देते हैं नाम ब्लू प्लैनेट, ब्लू, BLUE, ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। क्लियर हो गया? अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट, मरकरी को स्मॉल प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट, और वेनस को तो बहुत सारे नामों से पुकारते हैं हम लोग हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द इंडियन सिटीजन राइट ऑफ द इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो राइट दी हुई उसका नाम देखिए, उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट। और यह संविधान का पार्ट 3 में वर्णन है, संविधान का पार्ट 3 में वर्णन है। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर के 35, 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। तो फंडामेंटल राइट जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में है। और आर्टिकल की बात करें कि आर्टिकल कौन सा है तो 12 से लेकर के 35 तक है। क्लियर हो गया? 7 फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया था। हमारे जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फर्स्ट टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 प्रकार का राइट दिया गया है हम लोग को। लेकिन वर्तमान में 6 राइट अप्लाई है। 6 में भी हम लोग को 5 ही, पब्लिक को 5 ही राइट मिलती है। तो चलिए देखते हैं पहला कौन सा है। तो पहला हो गया देखिए राइट टू इक्वालिटी, और दूसरा हो गया राइट टू फ्रीडम। नोट करना बेटा सब, राइट टू फ्रीडम। और तीसरा की बात करें तो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। और अगर चौथा की बात करें हम लोग आर्टिकल्स की फंडामेंटल राइट का तो हो गया रिलीजियन फ्रीडम, यानी फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन। और 5th जो होगा वो राइट की बात करें तो राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, कल्चरल एंड एडुकेशनल शॉर्ट कर लीजिएगा, आगे बढ़ा लीजिएगा इसको। और छठा राइट था हम लोग को राइट टू प्रॉपर्टी, और 7th जो अधिकार था हम लोग को हाइपर, जितना भी डस दे रहे हैं ना, राइट टू पढ़िएगा आप लोग, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज।
यह आपको 7 फंडामेंटल राइट हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। पहला पढ़ते हैं, राइट टू, इंक चेंज कर लेते हैं बाबू। पहला हो गया राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, आजादी स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध, शोषण नहीं शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फ्रीडम टू रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, मतलब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और 7 हो गया आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, मतलब संविधान संशोधन का अधिकार। देखिए, हम लोग जो पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक को प्राप्त है 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट, 5 राइट। ये 6 जो है अब तो पूरे खत्म हो गया है। 6 को अब फंडामेंटल राइट से हटा कर करके अब इसको सामान्य अधिकार कर दिया गया, इसको चर्चा नहीं करना है हम लोग को, है ना। और 7 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो अधिकार था, संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया, वो पब्लिक को नहीं है बल्कि सिर्फ जो है लोकसभा मेंबर का, एमएल का है, एमएल नहीं मतलब लोकसभा का जो मेंबर होगा उसके लिए है। दैट मीन्स कह सकते हैं एमपी लोग के लिए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। क्लियर हो गया, पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक, पब्लिक के लिए वाला नहीं है। तो पब्लिक को ये 5 ही अधिकार प्राप्त है, नोट करना बेटा। कौन कौन? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से जो है 5 अधिकार है। तो भाई अब ये भी जानना है कि इसमें आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक है, तो कौन कौन सा आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज हुआ उसको जानेंगे हम लोग। इक्वालिटी की बात करते हैं अगर आप, तो इक्वालिटी में चला है 14 to 18, 14 to 18। फ्रीडम के लिए हो गया 19 to 20, 19 to 20। अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए अगर बात करते हैं तो इसमें हो गया आपका 23 एंड 24, यानी 23 एंड 24। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं तो इसमें हो गया 25 to 28, 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशन की बात करते हैं अगर, इसमें आपका हो गया 29 to 30, 29 to 30 हो गया। और प्रॉपर्टी का जो है वो 31 में था जो कि समाप्त हो गया। इसके बाद 32 से लेकर के 35 तक जो हुआ वो आपका हो गया एमपी लोग के लिए। क्लियर हो गया बेटा। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू इक्वालिटी प्रदान करता है, तो कितना 14 से लेके 18 तक, 14 से 18 तक। तो इसमें तो ऑप्शन 14 सिर्फ लागू होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज लुक्ड आफ्टर, मतलब कहना कि स्पेस प्रोग्राम अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष कार्यक्रम मतलब जैसे अभी देखो चंद्रयान है, चंद्रयान गया, आदित्य गया, तो ये जितना सैटेलाइट लॉन्च होता है या ऊपर जो भी इसके पीछे विकास हो रही है अंतरिक्ष विज्ञान में, वो भारत सरकार का कौन सा ऐसा संस्था है जो इसको हैंडल करती है या देखती है या संभालती है? आईएसबीटी, एनटीआरओ, नाबार्ड, इसरो, कौन सा होगा? बच्चों देखो यहाँ इसरो ही होगा। इसरो का आंसर फुल फॉर्म बात करें अगर हम लोग तो होता है इंडियन स्पेस
रिसर्च रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। क्लियर हो गया। अब इसरो की थोड़ा सा कहानी नोट कर लो, हो सके फ्यूचर में कभी प्रश्न आ जाए इससे। इसरो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 में। नोट कर लेना, इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 में हुआ था। और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका बेंगलुरु में, बेंगलुरु में हुआ था। उसमें इसका नाम बेंगलोर था, है ना। किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था भाई, फाउंडर कौन थे इसका? फाउंडर थे विक्रम विक्रम सारा विक्रम सारा भाई थे। इधर हो गया ना। तो इस प्रकार से इसमें जो इसरो का मुख्यालय की बात किया जाए, हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो बेंगलुरु मारना याद रखना है। द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो बेंगलुरु, द फाउंडर ऑफ इसरो विक्रम साराभाई, है ना। फुल नेम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ? स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। क्लियर हो गया। उपक्रम किसका है? तो इंडिया गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार के अंदर नहीं बल्कि भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द स्प्रेड्स द थ्रू द कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर? प्रदूषित भोजन से क्या है? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब कौन सा डिजीज है जो मतलब जो है कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, दूषित भोजन और पानी से फैलती है। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या मारेंगे हम लोग? मलेरिया, कोलरा, डेंगू, फलेरिया। क्या मारिएगा? फटाफट आंसर दो। चलिए आंसर देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ आंसर हुआ कोलरा। कोलरा जो है विषाक्त भोजन और पानी, गंदे पानी से होता है। मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है एक प्रकार का प्रोटोजोआ से होता है। अब इसका नाम है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम पारासाइट से होता है इसका, पारासाइट। और यह एक प्रकार का क्या है? प्रोटोजोआ है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। और डेंगू जो है, डेंगू किससे होता है? डेंगू वायरस से होता है। ये होता है आपका डेंगू वायरस से होती है। फलेरिया किससे होता है? तो फलेरिया जो है राउंड कृमि से होता है, RUND, राउंड बॉर्म पैरासाइट से होता है। चलिए तो देखिए आपके दूषित भोजन और पानी से होने वाली बीमारी कौन हो जाएगा? कोलरा हो जाएगा। चलिए बाकी को नोट कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, है ना, मतलब किस राज्य में मानस नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। फटाफट आंसर दो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए आंसर होगा असम में। असम आंसर होगा, असम में ही मानस नेशनल पार्क स्थित है, लोकेटेड है। अब एक चीज बात माइंड में रखो कि आखिर मानस नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में, चाहे रेलवे का हो, SSC का हो, सैनिक विद्यालय का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर प्रश्न क्यों पूछ जाते हैं? क्योंकि यहाँ प्रसिद्ध है एक एनिमल, क्या है भाई? तो एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, मतलब बोलेंगे इंग्लिश में वन हॉर्न्ड, एक सींग वाला गैंडा, राइनोसेरस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। डॉक्टर अमर्त्य सेन वॉन नोबेल प्राइज। डॉक्टर अमर्त्य सेन को जो नोबेल प्राइज मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? तो बच्चों याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में उनको दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
विच इज बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, यानी विश्व की सबसे बड़ी जो मरुस्थल है वो पूछा जा रहा आपसे। तो अभी 2 दिन पहले चर्चा हम किए थे कि अगर इंडिया का डेजर्ट पूछा जाए सबसे बड़ा तो होगा थार डेजर्ट होगा, जो कि राजस्थान में इसका विस्तार है। शायद जीके जीएस टेस्ट नंबर 4 में हुआ था, बारहवीं बात को, ठीक है। लेकिन आज जो बात हो रही है वो हो रही है पूरे वर्ल्ड की बड़ी, है ना। तो क्या होगा, कलाहरी, सहारा, अटाकामा, गोबी। चलो आंसर होगा सहारा। सहारा करीब करीब 4-5 देश, 3-4 देश में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। और यह जो है खासकर ये अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर नॉर्थ पार्ट में है। कहाँ है, नॉर्थ पार्ट में है, समझ गया। इजिप्ट हो गया, मिस्र हो गया, इस इन क्षेत्रों में हो गया। यही के आसपास से नील नदी भी निकलती है। अब चलते हैं, हाँ नील नदी का नाम लिए नोट कर लेना। विश्व की सबसे लंबी नदी नील, विश्व की सबसे लंबी नदी नील। नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लिखाता है इंग्लिश में नाइल, NILE। और एक पॉइंट और नोट कर लो यहाँ, अगर लार्जेस्ट बात करें, बिगेस्ट बात करें, तो आपका रिवर में हो जाएगा अमेजन। अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अमेजन लार्जेस्ट है और नील जो है वो लॉन्गेस्ट है। ये वर्ल्ड का याद रखिएगा। इंडिया का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों गंगा, इंडिया का लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट दोनों गंगा। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट नील नदी और नील रिवर, और लार्जेस्ट में अमेजन रिवर। अमेजन रिवर आपको अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है, और आपका जो नील नदी हो गया, नील रिवर जो हो गया, वो आपको अफ्रीका में है। चलिए, विच ऑफ दीज ग्रोज फ्रॉम द रूट्स। रूट में ग्रो करता है, पोटैटो नहीं, पोटैटो स्टेम से ग्रो करता है, गार्नियर स्टेम से ग्रो करता है, और स्वीट पोटैटो जो होता है भी स्टेम से करता है। कैरोट, कैरेट जो है रूट से ग्रो करता है। मूल जो गाजर है ना, गाजर का जो खाने का भाग्य है, यूजेबल जो पार्ट है वो रूट होता है। यानी गाजर हम लोग फल नहीं जड़ खाते हैं। पोटैटो भी लगता होगा कि जड़ है, लेकिन पोटैटो स्टेम है, तना है, याद रखिएगा, समझ गए, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आइए क्वेश्चन 13, सहाद्री इज नो एज। सहाद्री को किस नाम जानते हैं, अरावली के नाम से, हिमाद्री के नाम से, वेस्टर्न घाट के नाम से, ईस्टर्न घाट के नाम से। देखो यही आपका, ये आपका जो है वेस्टर्न घाट हो गया, और ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया। यही वेस्टर्न घाट को हम लोग सहाद्री कहते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस फिल्ड इन द वेदर बैलून। जो हम लोग मौसमी बैलून का यूज करते हैं, बैलून जो फुलान हम लोग उड़ाते हैं, उसमें आर्गन, ऑक्सीजन, नियोन, हीलियम, कौन सी गैस भरी जाती है, याद रखिएगा। देखो बैलून का यूज हो रहा है उड़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है भाई कि सबसे हल्का गैस भरना होगा, और सबसे हल्का गैस कौन है, हाइड्रोजन। इसके बाद कौन है, हीलियम। हाइड्रोजन ऑप्शन में है नहीं, हीलियम ऑप्शन में है, इसलिए डी मार देंगे। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, याद रखिएगा। सबसे वेटलेस, वेटलेस कहो या लाइटलेस कहो, गैस जो होगा वो कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, और 2 नंबर पे कौन होगा, हीलियम होगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड मोर ऑफ। बच्चों को विकास के लिए, बच्चों को वृद्धि के लिए, बच्चों को बढ़ने के लिए क्या जरूरत है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। 2 या 3 नंबर सेट बताए थे आप लोगों को। विटामिन का काम है फंक्शन करना, विटामिन क्या काम है, फंक्शन करना। कार्बोहाइड्रेट का काम है एनर्जी पुटअप करना। प्रोटीन का काम है ग्रो करना। क्या करना, ग्रो करना या बिल्ड करना, या क्या काम है इसका, बिल्ड करना काम है। और फैट्स का काम है एनर्जी मेंटेन करना,
वाटर कंट्रोल करना और टेम्परेचर पर कमांड रखना। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या देंगे बच्चों ग्रो करने के लिए? प्रोटीन। यानी बच्चा का विकास अगर कम हो रहा है तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता है। प्रोटीन खाने से हमारे शरीर ग्रो करता है, सेल बिल्डअप होता है, और सेल बिल्डअप होगा तो साइज बड़ा होगा। बात को समझ रहे हैं ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। विच गैस इज डिसॉल्व्ड अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक? हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोको कोला या पेप्सी, थम्स अप, जो भी कंपनी का पीते हो, तरह तरह का होता है, जो आप जो पे कोल्ड पदार्थ पीते हैं, ठंडा जिसको बोलते हैं, तो वो जो पेय पदार्थ है उसमें कौन सी गैस को मिलाया जाता है? ऑक्सीजन ऑप्शन में है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। चलिए बंधु याद रहे कि पेय पदार्थ में लोग मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है 44, समझ गए? और इसका अगर मोलिकुलर वेट बात करें तो मोलिकुलर वेट होता है 44। कैसे हुआ? तो इसमें CO2 का वेट 12 हो गया, ऑक्सीजन का वेट जो है से 16 दूनी 32 हो गया, टोटल कितना हो गया? 44 हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा अब ये देखिए, अब CO2 क्या होता है? CO2 जो है यहाँ पर वाटर से कंपोज हो जाता है, समझ गए? CO2 वाटर से कंपोज होकर के आई बनाता है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड बनाया जाता है, कार्बोलिक एसिड। तो आपसे कोई पूछे कि जो हम लोग ठंडे पदार्थ पीते हैं, पेप्सी या कोला या जो भी नाम धरो, उसमें कौन सा एसिड होता है? तो कार्बोलिक एसिड नाम रखिए। क्लियर हो गया? चलिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेशनल फेस्टिवल? किसको हम लोग नेशनल फेस्टिवल के नाम कहते हैं? बैसाखी को, रिपब्लिक डे को, पोंगल को, छठ पूजा को। देखिए नेशनल जो फेस्टिवल है वो 4 गो है, 3 गो, 3 ही को माना गया है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, और ये क्या बोलते हैं, गांधी जी का जो बर्थडे होता है 2 अक्टूबर, वो वाला। 3 गो जो है से नेशनल फेस्टिवल में माना गया, दर्जा दिया गया है। किधर हो गया? तो आंसर क्या मारिएगा? बिहार मारिएगा। क्वेश्चन 18 देखिए। द इमेजिनरी लाइन ड्रा हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल ऊपर में, साउथ पोल नीचे में, दोनों के बीच में जो एक लाइन ड्रा किया गया, इस लाइन को क्या कहते हैं? है ना? आप पता है कुछ दिन पहले चर्चा किए थे हम कि इस लाइन का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 0 डिग्री होता है, कोनिकल वैल्यू। इसी लाइन को हम लोग कहते हैं बाबू इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, भूमध्य रेखा इसको हिंदी बोलते हैं। और इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है क्योंकि यहाँ सालों भर सूरज दिखाई पड़ता है। पृथ्वी का सबसे हॉट जोन इक्वेटर लाइन, पृथ्वी का सबसे हॉट जोन इक्वेटर लाइन। क्लियर हो गया? और एक विशेषता और याद रखना है इक्वेटर लाइन के आसपास का, कि यहाँ प्रतिदिन दोपहर के बाद बारिश होती है। डेली, एवरीडे रेनफॉल ऑन द इक्वेटर लाइन जोन। क्लियर हो गया? चलिए आंसर क्या मारेंगे? बिहार मारेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। द कोल्डेस्ट पैलेस इन द वर्ल्ड लाइंग इन द साउथ फ्री जोन। हमारे अर्थ पर 2 फील्ड जोन होता है, एक नॉर्थ में होता है, इसको नॉर्दर्न बोलेंगे, नॉर्दर्न फ्रीज जोन, और इसको बोलेंगे साउदर्न फ्रीज जोन। ये बात आ रही है कि नॉर्दर्न फ्री जोन का, तो ग्रीनलैंड भी फ्री जोन में आता है लेकिन ये नॉर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया साउथ में है, न्यूजीलैंड साउथ में है,
लेकिन यहाँ पर ही समझना है कि सबसे, तो ये अंटार्कटिका आंसर हो जाएगा बिहार, क्योंकि अंटार्कटिका जो है एकदम पक्का ध्रुव क्षेत्र में है, यानी ध्रुव जो है हमारा साउथ पोल जो है, साउथ पोल एकदम अंटार्कटिका पर ही है, इसलिए इससे ज्यादा ठंडा कहीं भी नहीं पड़ सकती है। तो आंसर क्या मारेंगे? बिहार मारेंगे। क्लियर हो गया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 20। हु इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876? मतलब टेलीफोन का इन्वेंटेड कौन किए थे बच्चा, ये प्रश्न है। तो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जेम्स हैकी, मार्कोन है ये मार्कोनी, एक हो गया राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स जो है दो भाई थे, राइट ब्रदर दो भाई थे। एक भाई का नाम था ओरविल, एक भाई का नाम था ओरविल और दूसरे भाई का नाम था विल्बर। और दोनों में राइट लगा हुआ रहता है, राइट, इनमें भी राइट लगा हुआ रहता है, समझ गया? ओरविल राइट और विल्बर राइट, ये दोनों मिलकर करके जो है आपका एक एयरप्लेन यानी जहाज का आविष्कार किए थे। कब किए थे? लगभग 1903 ईस्वी के आसपास में इन्होंने हवाई जहाज का खोज किया, हवाई जहाज का आविष्कार किया था। ठीक है, तो फोन के आविष्कार की बात हो रही, टेलीफोन का आविष्कार, इन्वेंटेड ऑफ द टेलीफोन, इन्वेंटेड ऑफ द टेलीफोन, तो इसका आंसर होगा ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल महोदय ही टेलीफोन का आविष्कार किए थे 1876 के आसपास में। 21 द रेनिएस्ट पैलेस ऑफ द वर्ल्ड, रेनिएस्ट पैलेस ऑफ द वर्ल्ड। रेनिएस्ट का मतलब भारी वर्षा, सालों भर वर्षा, सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र विश्व की, है ना? तो ये तो तय बात है कि पहले चेरापूंजी था, अब मानसीराम में वर्षा होती है। मानसीराम 4 ऑप्शन में है, एक जापान, इंडिया, अमेरिका, नेपाल। तो भाई मानसीराम जापान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, नेपाल में भी नहीं है, हमारा कहाँ है? इंडिया में है, मेघालय राज्य में है। कहाँ में है? मेघालय राज्य में, याद करिएगा, मेघालय राज्य में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सब विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसीराम, मेघालय, इंडिया है। भारत का नॉर्थ ईस्ट पार्ट याद आ रहा है ना? नॉर्थ ईस्ट पार्ट किसको कहते हैं? देखिए इसको, इस पार्ट को, जितना ही पार्ट देखने वाला ये सब नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, यहीं पर मेघालय आपका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 22। विच इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी रोड कौन है? NH11, NH22, NH33, NH44। देखिए भारत की सबसे लंबी जो रोड है, लॉन्गेस्ट रोड है, वो है NH44। आंसर क्या हो जाएगा? डी। और इसकी अगर लंबाई की बात करें, अगर लेंथ की बात करें, तो इसकी लंबाई लगभग जानते कितना हो जाएगा? 3745 किलोमीटर हो जाएगा। इसका कुछ सहायक रोड भी है, अगर सब मिला दीजिएगा तो 4000 से पार कर जाता है लंबाई पूरी तरह से। आई कहां से शुरू हुआ भाई? ये हुआ है आपका श्रीनगर, श्रीनगर से शुरू होकर के चला गया है कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, यह हो गया जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में हो गया। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। इन विच डायरेक्शन इज द हिमालय फ्रॉम इंडिया? मतलब हिमालय जो है इंडिया से किस डायरेक्शन में है ना? देखिए अगर हम एक छोटा भारत के अगर मैप ड्रा करें इस प्रकार से, देखिए आगे पार्ट को छोड़ दे रहे हैं सब, अभी से हमको मतलब आगे है। हमारा हिमालय का विस्तार देखिए इसी क्षेत्र में है। देखिए यही हमारा हिमालय का विस्तार है, जो लाइन बना रहे ना,
यही हमारा हिमालय का विस्तार है। इस प्रकार से भूटान, नेपाल, कुछ तिब्बत का क्षेत्र होकर करके, है ना। तो हिमालय, और ये हमारा हो गया इंडिया, है ना। इंडिया का उत्तर भाग ही हो गया, दक्षिण भाग हो गया, समझ गए। तो ये हमारा हिमालय जो है इंडिया से किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। आंसर क्या मारेंगे, नॉर्थ मारेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिक इज, भारत का जो पहला प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो बिल्कुल आसान है, फटाफट आंसर दो। चलिए, आंसर होगा बेटा बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे बाबू? ये बने थे 26 जनवरी 1950 को बने थे, और लगभग ये 62 तक रहे थे। 13 मई 62 तक रहे थे, समझ गए। लगभग 12 वर्ष का इनका, मतलब 12 ईयर का कार्यकाल रहा। सबसे लंबे समय तक रहने वाला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सबसे लंबे कार्यकाल में, है ना। चलिए 25 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब होता है नगद फसल, है ना। कैश क्रॉप जिसको से डायरेक्ट हम कैश भंजा सकते हैं। कॉटन, माइज, पोटैटो, ऑल ऑफ दीज। कॉटन भी कैश क्रॉप में आता है ना। माइज भी कैश क्रॉप है, पोटैटो भी कैश क्रॉप है। तो आंसर मारना होगा डी, ऑल ऑफ दीज। टोटल जो है से कैश क्रॉप इसमें है। चलिए, तो बच्चों आज का क्लास हम यही स्टॉप करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।